Hello people, welcome to Eco in Depth. Today we'll study about inflation. कभी ऐसा लगा है कि महीने का राशन खरीदने गए और बिल देखकर लगा अरे सामान तो उतना ही लिया पर पैसे ज़्यादा लग गए, या फिर पेट्रोल की कीमतें जो बदलती ही रहती है। देयर इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक फोर्स बिहाइंड दिस फीलिंग। आज हम इस वीडियो से यही जानेंगे कि आखिर ये क्या है। ये तस्वीर बिल्कुल वही कहानी कह रही है। शॉपिंग कार्ट में सामान कम होते जा रही है लेकिन बिल है कि बढ़ता ही जा रहा है। यही है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। व्हाट्स द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन? वेल, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्रीटी मच एवरीथिंग गोज अप एंड इट स्टेज अप। द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस इज दैट द परचेजिंग पावर, जो क्रय शक्ति है, दैट गोज डाउन। इन सिंपल टर्म्स, जब सर्विसेज और गुड्स की कीमतें लगातार बढ़ती रहती है तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। Here is what all we will study today. First, what inflation actually is, then look at the two main things that causes inflation. We'll take a deep dive in the causes, then we'll get personal and see the effect of inflation on our wallet. Finally, we'll see how the economists explain this thing. Okay, सबसे पहले है what is inflation really? It's not just your coffee getting more expensive. In simple language में मुद्रास्फीति का मतलब है जब गुड्स और सर्विसेज की कीमतें लगातार बढ़ती रहती है। इकोनॉमिस्ट ने इन्फ्लेशन को उसके स्पीड को लेकर भी बताया है। फर्स्ट यू हैव गॉट क्रीपिंग इन्फ्लेशन, धीमी या हल्की मुद्रास्फीति विच इज़ अंडर 3% पर एनम, दैट इज़ कंसिडर्ड प्रीटी नॉर्मल एंड कैन बी मैनेज्ड। लेकिन जब ये 3% से ज़्यादा होती है, नाउ द इकोनॉमी स्टार्ट्स ओवर हीटिंग। और जब ये 10% से ज़्यादा सर पर दौड़ने लगती है तो ये खतरनाक हो जाती है एंड इट लीड्स टू इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। देन देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन वेयर प्राइस राइजेज मोर देन 50% पर मंथ, जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर सकती है। This brings us to the $1,000,000 question. Where did this all come from? Why does price suddenly starts rising? The answer is the two huge opposing forces in the economy. On one side, it is the demand pull inflation. This is the classic too much money chasing too few goods. सब लोग कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं, तब मांग के कारण जो कीमतें बढ़ने लगती है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। On the other side, you have cost push inflation, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति. This is when it becomes expensive to produce or make things and the producers push those higher costs on the consumers. These two are the big players, but there are some other flavors also. You have got built-in inflation या अंतर्निहित, जहाँ लोगों को लगता है महंगाई बढ़ेगी तो वो ज़्यादा सैलरी मांगते हैं और कंपनीज को दाम बढ़ाने पड़ते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल या प्रोटीन इन्फ्लेशन जैसे खास प्रकार भी होते हैं। Let's now focus on the two heavyweights, demand pull and cost push inflation, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। Now this quote just nails it. This is demand pull inflation in a nutshell. जब अर्थव्यवस्था बूम फेस में होती है, सबके पास कैश है और सब चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, पर सामान उतना नहीं है कि सब खरीद सके। When demand is high and supply is not, price has only one way to go up, and this graph shows you exactly what that looks like. यह ग्राफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें ऊपर की ओर खिंचती चली जाती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद फैक्ट्री और अधिक माल नहीं बना सकती, इसलिए जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के पार जाने की कोशिश करती है तो आप देख सकते हैं कि एरो आगे की तरफ ना बढ़कर सीधे ऊपर जाने लगता है। प्राइस लेवल बढ़ जाता। नाउ व्हाट फ्यूल्स डिमांड पुल? देयर कैन बी मेनी रीजंस। हो सकता है सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हो या उसने टैक्स कम कर दिए हो जिससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ चीज़ें बनाने की लागत बढ़ गई है जिससे कि सप्लाई कम हो गई है, नतीजा कीमतें भी ज़्यादा है और उत्पादन कम। यह चित्र एक डोमिनो इफेक्ट दिखा रही है। तस्वीर की बाईं ओर एक जलता हुआ तेल का बैरल और गिरते हुए डोमिनोज दिखाए गए हैं। इसका मतलब है जब कच्चे माल की कीमतें बढ़ती है तो यह एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। इससे कंपनियों के लिए सामान बनाना महंगा हो जाता है जिससे प्रॉफिट पर असर पड़ता है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब उत्पादन लागत बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बाईं ओर खिसक जाता है। आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल P1 से बढ़कर P2 और फिर P3 पर पहुंच गया है। इसे ही हम महंगाई कहते हैं। व्हाट ट्रिगर्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? सोचिए, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है या फिर मजदूरों की सैलरी तो बढ़ गई लेकिन उस हिसाब से उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। कभी कभी कंपनियां सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए दाम बढ़ा देती है, फिर सरकार टैक्स बढ़ा देती है। ये सारी लागतें आखिरकार हम और आप जैसे कंज्यूमर्स पर ही आती है। तो अब जब हम कारण समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि इस महंगाई की वजह से असल दुनिया में कौन फायदे में रहता है और किसे नुकसान उठाना पड़ता है। इन्फ्लेशन डज नॉट अफेक्ट एवरीवन इक्वली। इट इज लाइक द गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। When music stops, some people win and the other loses. So let's talk first about the debtor.
महंगाई की दौर में जो कर्ज लेता है यानी कि जो डेटर है वो फ़ायदे में रहता है। कैसे? ये सोचिए, किसी ने 10 साल पहले होम लोन लिया था। आज जब वो ईएमआई चुका रहा है तो उस पैसे की वैल्यू 10 साल पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुकी है। वहीं जिसने कर्ज दिया था यानी कि क्रेडिटर, उसे नुकसान होता है क्योंकि उसे जो पैसा वापस मिल रहा है उसकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कम हो गई है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग सामान बनाते हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ों की बढ़ी हुई कीमत मिलती है जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। और नुकसान में कौन है? जाहिर है हम सब यानी कि कंज्यूमर्स, जिन्हें हर चीज़ के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो है फिक्स्ड इनकम ग्रुप को, जैसे वो लोग जो पेंशन पर गुजारा करते हैं या जिनकी सैलरी फिक्स्ड है। उनकी इनकम तो उतनी ही रहती है लेकिन उस इनकम से वो हर गुजरते दिन के साथ कम से कम सामान खरीद पाते हैं। उनकी परचेजिंग पावर बुरी तरह से गिर जाती है। What if you are an investor? Well, if you own stock, you own a piece of business. As that business raises prices, its profit can go up, which can be great for your stock value. But if you own bonds, you are getting a fixed interest payment, and inflation just eats away the value of those payments. इन्फ्लेशन के कुछ अन्य आर्थिक प्रभाव भी हैं, जैसे सामाजिक अशांति, सोशल अनरेस्ट। जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों के लिए बेसिक नीड्स को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक अक्सर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है जिसके कारण कर्ज लेना महंगा हो जाता है। सवाल उठता है, इस बढ़ती महंगाई के जिन को बोतल में वापस कैसे बंद किया जाए? इसके लिए सरकार और सेंट्रल बैंक के पास कुछ खास हथियार होते हैं। इसे कंट्रोल करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई संभालता है, और दूसरी है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, जो सीधे सरकार के हाथ में होती है कि कितना खर्च करेगी और कितना टैक्स लगाएगी। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो बाजार से पैसे की सप्लाई कम करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है जिससे लोन लेना महंगा हो जाता है और लोग कम खर्च करते हैं। दूसरी तरफ सरकार अपने खर्चों को कम कर देती है और टैक्स को बढ़ा देती है। सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम ला सकती है ताकि लोग पैसा खर्च करने की जगह बचाएंगे। तो कुल मिला के जैसा कि हमने देखा, इन्फ्लेशन एक बहुत ही जटिल चीज़ है। So now the question is a little bit of inflation not just normal but necessary? Thank you. That's all for today. Have a nice day.